गुड मॉर्निंग। मैं शिवासी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाकिस्तान में बालूचिस्तान का अलगाववादी संगठन बीएलए यानी बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बड़ा जोरदार आतंकी हमला हुआ है पाकिस्तान के सैनिकों पर और लगभग 140 सैनिक मार दिए गए। जो पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक फैलाता रहता है, आज वो खुद आतंक का शिकार हो गया है। चलिए इस मुद्दा को हम लोग समझते हैं। बालूचिस्तान में ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ये बालूचिस्तान है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, और ये जो वर्तमान में जो समस्याएं चल रहा पाकिस्तान में वो आखिर हो क्यों रहा है। बड़ा ही संक्षिप्त में, बड़ा ही रोचक तरीक़ा से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में ऑपरेशन हीरोफ चलाया है बीएलए बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इसके तहत पाकिस्तान के सेना को मार दिया। मतलब उसका पाकिस्तान का सैन्य ठिकाना पर ही हमला करके 140 पाकिस्तानी को मार दिया। चलिए समझते हैं। पहले हम लोग समझ जाते हैं कि बालूचिस्तान है कहाँ, इसका लोकेशन क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, पूरा पाकिस्तान है, ये जो देख रहे हैं आप पूरा पाकिस्तान है। ये यहाँ से लेकर ये पीला पीला वाला एरिया है वो बालूचिस्तान का है। ये सिंध है, ये पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है। यानी पूरा जो पाकिस्तान है इधर पूरा भारत है। हम लोग अपना देश भारत है। पहले मैप समझ जाते हैं हम लोग। देख लीजिए, जो पूरा पाकिस्तान है ये 4 प्रांतों में बटा हुआ है। सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, 4 प्रांत में ये बटा हुआ है। चर्चा हम बालूचिस्तान का करने वाले हैं क्योंकि हंगामा बालूचिस्तान में हो रहा है और ये प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब मैप तो हम लोग समझ लिए, अब इसका ज्योग्राफी को समझते हैं कि आखिर इसका विशेषता क्या है। तो ये जो प्रांत है इसमें खनिज संपदा पूरा भरा हुआ है। खनिज संपदा से पूरा भरा हुआ एरिया है ये। पेट्रोलियम, गैस, है ना, अन्य तरह के खनिज से पूरा ये भरा हुआ। तो समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। इसका अगर एरिया वाइज देखें तो पूरा पाकिस्तान का 44% कवर करता है। 44% एरिया ये कवर करता है। जनसंख्या के मामले में देखा था तो जनसंख्या बहुत कम यहाँ पर है। पूरा पाकिस्तान का देखा जाए तो 5 या 8 या 10% के आसपास, 5 या 8% के आसपास जनसंख्या पर है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन खनिज संपदा पूरा भरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के लोगों को सुख सुविधा नहीं दिया गया है। जितना इसका दोहन किया गया बलूचिस्तान में, खनिज संपदा के जितना दोहन किया गया है उस हिसाब से उसको कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए तो ये आपका ग्वादर बंदरगाह है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ग्वादर बंदरगाह है जहाँ से आपका होते हुए सीपैक जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना, ये ग्वादर बंदरगाह है। यहाँ पर हम लोग पहले इसका ज्योग्राफी समझ जाते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए ज्योग्राफी। थोड़ा सा इतिहास इसका समझ जाते हैं हम लोग। इतिहास क्या है, अगर इसका इतिहास देखिए तो बहुत पुराना है। अब बहुत डिटेल में जाना नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो। इसका पूरा संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। अगर प्राचीन काल का इतिहास देखें तो इसका संबंध कहाँ से है, हड़प्पा से है। अगर प्राचीन का बात करें, प्राचीन काल में इतिहास का बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से है ना। क्योंकि देख लीजिए सिंध यहाँ पर है, सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार तो यही सब एरिया में हुआ था, तो रहेगा ही रहेगा। समय आगे बढ़ा, सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था भारत पर, इसी बालूचिस्तान से होते हुए भारत पहुंचा था और लौटा था बेबीलोन इसी तरफ से, और यहाँ खूब तबाही मचाते हुए गया था। ठीक है, बस इतिहास का एक झलक आपको दिखाते जा रहे ताकि इसका चर्चा बहुत कम जानने सुनने को मिलता बलूचिस्तान के बारे में।
सिकंदर से बात और आगे बढ़ता है, बढ़ते 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 मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आते हैं। तब तक 600 का दशक में, 600 का दशक में मध्यकालीन इतिहास में अगर हम लोग देखते हैं, इतिहास में देखते हैं तो 600 का दशक में इस्लाम धर्म का उदय होता है। ठीक है, 600 का दशक में क्या होता है? इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम का उदय होने के बाद इस्लाम का फैलाव होता है, अरबों का आक्रमण जिधर तिधर होने लगता है ताकि इस्लाम को फैला सके और एरिया का विस्तार भी कर सके। तो इस एरिया पर बालूचिस्तान में अरबों का लगातार आक्रमण होता रहा, जिसके कारण इस एरिया में इस्लाम का शुरुआत हुआ। पहले यहाँ पर रहने वाले लोग मुख्यतः हिंदू थे, बौद्ध थे और पारसी थे। ठीक है, इनका मिला जुला हुआ जनसंख्या था, हिंदू, बौद्ध और पारसी। लेकिन 600 के दशक के बाद जब से इस्लाम का शुरुआत हुआ, अटैक बढ़ने लगा और लोगों को कन्वर्ट किया जाने लगा इस्लाम की ओर, और लोग कन्वर्ट हुए। क्लियर? समय और आगे बढ़ा, बढ़ते 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 मुगल काल के समय आया। मुगल काल में क्या हुआ कि आपका पूरा भारत पर मुगल काल का विस्तार हुआ। अब विस्तार होते होते पंजाब तक ये पहुंचा, पंजाब तक पहुंचा। लेकिन पंजाब के बाद जो बालूचिस्तान एरिया जो था, रेतीला एरिया था, मरुस्थलीय एरिया था, तो मुगल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं थे, इस एरिया में, है ना। मुगल ज़्यादा इंटरेस्टेड बालूचिस्तान को लेकर नहीं थे। वो पंजाब बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ ज़मीन वाला एरिया था, यहाँ तक तो इंटरेस्टेड थे, लेकिन बालूचिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड वो नहीं थे मुगल। तो क्या किया 1666 में मुगल, क्या किया मुगल 1666 में इस एरिया में जो कबीला का शासन होता था, तो कबीला का एक मुख्य सरदार हुआ करता था, बड़ा कबीला का एक मुख्य सरदार था, वो कलात था, कलात है ना। कलात को सौंप दिया कि तुम यहां पर मुगल का जागीरदार बनकर बालूचिस्तान में शासन करो। तब यहाँ पर कलात का शासन शुरू हो गया मुगल के समय से। ठीक है ना, कलात का शासन होता रहा। यहाँ पे जो ग्वादर बंदरगाह हम लोग हमेशा सुनते, ग्वादर बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह को क्या किया है, कलात का जो शासक था, ये आपका ओमान, आगे जब बढ़िएगा तो वहाँ पर ओमान है, ये छोटा मैप है, फुल मैप में देखिएगा तो ओमान है। एक व्यक्ति था, ओमान का रहने वाला था, उसको ये ग्वादर बंदरगाह दे दिया ताकि तुम यहाँ पे ट्रेड करो, बिजनेस करो। ये क्योंकि देख रहे समुद्री इलाका है तो व्यापारिक क्षेत्र है, उस व्यक्ति को दे दिया कि तुम ग्वादर बंदरगाह पर नियंत्रण रखो, काम करो। लेकिन आगे वाले समय में ये जो व्यक्ति था, ये ओमान का सुल्तान बन गया। ओमान का सुल्तान बनने के बाद ग्वादर अपने कब्जे में रखा, और ये ग्वादर को अपने कब्जा में रखा। पाकिस्तान को तो 1958 के आसपास गया, फिर से वो पाकिस्तान को खरीदना पड़ा। ठीक है ना, तो खैर वो बात का बात है। हम लोग बात किए कि अब इस पर कलात का शासन शुरू हो गया, क्योंकि मुगल इंटरेस्टेड नहीं था। मुगल कलात को अपना जागीरदार बनाकर छोड़ दिया कि तुम शासन करो। समय और आगे बढ़ता है, ब्रिटिश शासन आता है, ब्रिटिश शासन का विस्तार होता है। विस्तार होते 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 फिर वो पंजाब और पूरा बालूचिस्तान तक उसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव बढ़ता है ब्रिटिश का। और 1854 के आसपास, 1854 के आसपास बालूचिस्तान ब्रिटिश के कब्जे में आया था, ब्रिटिश का कब्जे में आया था। ठीक है, 1854 के आसपास। समय और आगे बढ़ता है, भारत आज़ाद हो जाता है। भारत 1947 में आज़ाद होता है। 1947 में जब आज़ाद होता है भारत, तो 3 लोगों को आज़ादी मिलता है। 3 लोगों को आज़ादी मिलता है। देखिए, तीन लोगों को आज़ादी मिलता है। उसमें से एक रहता है 11 अगस्त को मिलता है बालूचिस्तान को। उस समय इसको बालूचिस्तान को स्टेट ऑफ कलात कहा जाता था। बालूचिस्तान बाद में नाम पड़ा, उस समय नाम पड़ता था स्टेट ऑफ कलात, स्टेट
ऑफ कलात। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। ये कब का बात हो रहा है? तो 1947 का बात हो रहा है। ये 3 लोग आज़ाद होते हैं। क्लियर? एकदम संक्षिप्त में इसका इतिहास बता रहे हैं आपको, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए समझने का शुरुआत से। लेकिन जब 11 अगस्त को स्टेट ऑफ कलात यानी बालूचिस्तान, आज का बालूचिस्तान आज़ाद होता है, तब से पाकिस्तान का नज़र इस पर बना रहता है, ताकि पाकिस्तान चाहता था कि ये खनिज संपदा वाला पूरा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए। और पाकिस्तान के सेना के प्रभाव में और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में आकर, प्रभाव बोलिए या दबाव बोलिए, आकर 27 मार्च 1948 को, 27 मार्च, यहाँ लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, 27 मार्च 1948 को स्टेट ऑफ कलात यानी जो बालूचिस्तान होता है उसका पाकिस्तान में विलय हो जाता है। पाकिस्तान में विलय हो जाता है। और तब से ये बालूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा 1948 से, और आज तक हिस्सा है। ठीक है, हम लोग शुरू का इतिहास से लेकर 48 तक पहुंच गए हैं। अब मेन समस्या पर आएंगे, जहां से ये उपद्रव यहाँ शुरू हुआ पड़ा हुआ है। 1948 में स्टेट ऑफ कलात जब बालूचिस्तान के रूप में पाकिस्तान में शामिल होता है, उसके बाद से ही यहाँ के लोगों में पाकिस्तान के प्रति नफरत था कि हम लोगों को दबाव में लाकर किसी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। हम लोग तो आज़ाद मुल्क थे, क्योंकि 11 अगस्त को वो लोग को आज़ादी मिल चुका था। तो उस समय से ही अपना आज़ादी का मांग वो लोग हमेशा बीच बीच में उठाते रहे कि हमें आज़ाद किया जाए। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, ये जो समस्या में बैठा हुआ है, ये जो यहाँ जो खनिज संपदा है इसका पूरा पाकिस्तान दोहन करता, अच्छा से दोहन करता है ना। यहाँ का माइंस का, यहाँ का खनिज का, गैस का, पेट्रोलियम का पूरा यूज करता है। और यूज करने के बाद डेवलपमेंट सबसे अधिक पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का हो रहा है, और अन्य प्रांतों का भी हो रहा है, सिंध का भी। लेकिन उस डेवलपमेंट में बालूचिस्तान का कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये लोग अभी भी पिछड़ा का पिछड़ा है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न गैस है। जबकि पेट्रोलियम, एनर्जी, गैस यहीं से निकाला जाता है, और सारा गैस पंजाब पहुंच जाता है। यहाँ के लोग मजेदार जीवन जी रहे हैं, और यहाँ के लोग भिखारी के जीवन जी रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? जब ये बार बार ये जब मांग उठाया जाता है सरकार के सामने, संगठन के रूप में, जब संगठन बना के लोग सरकार के सामने मांग उठाते हैं बलूचिस्तान के लोग, तो सरकार क्या करता है? आक्रामक कार्रवाई करता है। कितना ही संगठन के लोगों को तो गायब करवा दिया, मरवा दिया, और डेड बॉडी भी परिवार में नहीं भेजा। मतलब वो गायब हो गए तो गायब हो गए, कहानी उसका खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज बर्दाश्त करते गए, बलूचिस्तान बर्दाश्त करता गया। लेकिन जब पाकिस्तान और चाइना समझौता करता है सीपैक को लेकर, देखते हैं हम लोग, देखिए सीपैक को लेकर, देखिए सीपैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही ना है सीपैक। चाइना से एक रोड आएगा और ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचेगा। ग्वादर बंदरगाह से क्या करेगा? यहाँ का पूरा समुद्री जितना भी संसाधन है उसका यूज करेगा, यहाँ का जितना खनिज संसाधन है उसका यूज करेगा, पेट्रोलियम, गैस सबका यूज करेगा, और इस रूट के जरिए कहाँ जाएगा? लाहौर होते हुए चाइना जाएगा। यानी यहाँ का खनिज संपदा, बालूचिस्तान का खनिज संपदा
जो पहले केवल पाकिस्तान लूट रहा था, अब चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर लूटेगा। और यहां पे सीपैक बनाने के लिए चीन पूरा अपना इंजीनियर, कर्मचारी, जितने भी मैन पावर है सब भेज दिया, बड़ा बड़ा मशीन सब भेजा, और बृहद पैमाने पर यहाँ का खनिज संसाधन का दोहन किया जा रहा है। बड़ा बड़ा जाल बिछाकर यहाँ का जो समुद्री इलाका का मछली को साफ कर दिया गया। मतलब खनिज संपदा का तो हिस्सा तो नहीं है, ये खानाबदोश लोग जो मछली यहाँ से निकालते हैं, अब वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तब से यहाँ विरोध और भड़कने लगा, और जब मांग करो तो सेना क्या करता है, कठोर कार्रवाई करता है। इसके कारण 2000 में, सन 2000 में एक संगठन का निर्माण होता है, वो हिंसात्मक कार्रवाई करने वाला है, उसका नाम है BLA। इसका स्थापना होता है 2000 में। फुल फॉर्म है बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है, यह हिंसात्मक कार्रवाई करता है। समय समय पर जब भी मौका मिलता है आतंकी घटना को अंजाम देता है। पाकिस्तान को तबाह कर दिया ये संगठन। और जब से चाइना आया है सीपैक को लेकर, तब से तो इसका कार्रवाई और ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मांग है, अब इसका सीधे सीधे मांग है कि पाकिस्तान बालूचिस्तान से सीधे सीधे हटे, चाइना हटे, बालूचिस्तान अब स्वतंत्र होगा। तो कार्रवाई तो कर ही रहा था, लेकिन अभी हाल ही में 27 अगस्त के आसपास एक बहुत बड़ा हमला करता BLA बालूचिस्तान के बेला कैंप पर। बेला कैंप है आपका आर्मी कैंप है। आर्मी कैंप पर हमला करता है, फिदाइन हमला करता है, और 130 से 140 पाकिस्तानी जवान को मार देता है। उसको ऑपरेशन हीरोस नाम दिया गया। यही तक नहीं रुका कार्रवाई, पूरा बालूचिस्तान में जहां जहां पर बस जा रहा था, सब बस को रोक रोक कर, हाईवे पर बसों को रोक रोक कर जितने भी लोग थे उसका आइडेंटिटी चेक किया। और चेक करने के बाद जैसे ही पता चला कि ये पंजाबी है, मार दिया। ये आर्मी का बंदा है, मार दिया, वहीं पे मार दिया। पंजाब से वो लोग बड़ा नफरत करते हैं। पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत वाला मत समझिएगा, ये समझिए ये वाला, ये पंजाब। क्योंकि ये मानता है कि ये पूरा जो खनिज संपदा लूटता है तो सब डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है, सब हिस्सा यही ले जा रहा है ये प्रांत। इसलिए बलूचिस्तान के लोग पंजाबी से बड़ा नफरत करता है। तो आइडेंटिटी देख देख कर पंजाबियों को मारा गया। और 130 जवानों को मारने के बाद अब यहाँ पर स्थिति ये हो गया है कि चाइना का कोई भी इंजीनियर, चाइना का कोई स्टाफ सीपैक का काम करने के लिए जाना नहीं चाहता है। केवल कैंप पर ही हमला नहीं किया, जितना भी सरकारी दफ्तर था, जितना भी सरकारी पुलिस स्टेशन था, सब पर हमला किया। और अब नियम लगा दिया है, नियम निकाल दिया है ये लोग कि पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाएगा, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो नहीं गाया जाएगा, कोई किताब नहीं चलेगा। अब अपने आप को ये लोग आज़ाद घोषित कर दिया है कि हम लोग आज़ाद हैं। यही तो स्थिति अभी बना हुआ है। करने वाला कौन है? तो BLA, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक और विंग है, विंग मतलब उसका एक शाखा, वो बनाया है मजीद ब्रिगेड। वो स्पेशली चाइना को मारने के लिए बनाया है कि जहां बालूचिस्तान में चाइना को देखो, किसी भी चाइनीज इंजीनियर को देखो, किसी भी चाइनीज को देखो, सीधे सीधे मार दो। अब पंजाबी से तो इतना नफरत ही करते हैं कि गोली मारने से पहले 2 चमेटा उसको मारे।
मतलब गोली मार रहे हैं, लेकिन गोली मारने से पहले उसको 2 थप्पड़ मारे तब जाके गोली मारे। तो आतंकी हमला तो हो ही रहा है पाकिस्तान पर, अहिंसात्मक रूप से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एक महरंग बलोच करके आते हैं, नाम उनका है, महिला है डॉक्टर महरंग बलोच, उनका नाम बड़ा आ रहा है। वो भी आज़ादी को डिक्लेयर कर दी कि हम लोग अब आज़ाद हैं, बलूचिस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं है। पाकिस्तान तो जैसा हमेशा है आरोप लगाता भारत पर, इसके पीछे भारत का साजिश है। जितना भी बलूचिस्तान है, जितना भी आतंकी संगठन है बलूचिस्तान में, सबका फंडिंग भारत कर रहा है। वो तो उसका हमेशा का है, आरोप लगाते रहता है। लेकिन खुद क्या कुकर्म किया है बलूचिस्तान में वो नहीं देखता है कि डेवलपमेंट का एक हिस्सा भी बलूचिस्तान को नहीं दिया, और उल्टे भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि कश्मीर का बदला ले रहा है बलूचिस्तान में। इसमें रो का हाथ है। तो पाकिस्तान के पास कुछ बोलने के नहीं रहता है तो फिर क्या रहता है, भारत का हाल है, भारत का हाथ है, कुछ भी हो जाए भारत का ही हाथ होता है उसके लिए। खैर जो है ये हाल है। अगर हमें भारत का दृष्टिकोण से देखना है कि अगर ये आज़ाद हो जाता है, एक आज़ाद देश बन जाता है, जो कि आज निकल बन ही जाएगा, चाहे 24 में बने, चाहे 25 में बने, चाहे 26 में बने, लेकिन स्थिति जो है यहाँ का है वो आज़ाद हो जाएगा, तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो जो ग्वादर है, ग्वादर यहाँ पर चाइना पहुँचा हुआ है, यहाँ क्या है, चाइना क्या है, भारत का कट्टर कंपटीटर है ना। बस भारत को घेरने के लिए ही तो यहाँ पर ग्वादर को, वो बंदरगाह को लिया था पाकिस्तान से। अब ये बलूचिस्तान जब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा तो ग्वादर पर चाइना का भी अधिकार नहीं रहेगा। इससे भारत के लिए फायदेमंद होगा कि चाइना यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से इतना नफरत करता है, निश्चित रूप से भविष्य में वो ग्वादर को या तो अपने पास रखेगा या तो भारत को उपयोग करने के लिए हिस्सेदारी पर देगा, जैसे कि ईरान चाबहार को दिया है। तो यहाँ पर समझिए, यदि ग्वादर को भारत को मिल जाता है, चाबहार तो ईरान का जो चाबहार है वो भी भारत के पास रहेगा, तो फिर ये जो पर्शियन गल्फ है, जो ओमान का खाड़ी है, जो पेट्रोलियम का यातायात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ये, क्योंकि ईरान से हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, चाहे ओमान से हो, जहाँ से भी पेट्रोलियम का यातायात होता है, वो एरिया भारत के नियंत्रण में आ जाएगा, और यहाँ से चीन आउट हो जाएगा। तो भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान जैसा आतंकी कंट्री जो भारत को हमेशा आतंकी कार्रवाई से परेशान करते रहता है, ये खुद परेशान रहेगा खुद में। ऊपर से ये जो खैबर पख्तूनवा है, इसको लेकर तो अफगानिस्तान, इधर देखिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इस पर अटैक करते रहता है पाकिस्तान पर। ये जो बॉर्डर है ये क्या करता है, बॉर्डर को अफगानिस्तान मानता ही नहीं है, बोलता कि पूरा पूरा खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान का है। इसका बॉर्डर को ये यहाँ से मानता है, यहाँ से मानता है, ये पूरा खैबर पख्तूनवा को बोलता है कि अफगानिस्तान का हिस्सा है। और यहाँ पे जब भी पाकिस्तान जाता फेंसिंग करने के लिए, बाड़ा लगाने के लिए, गोलाबारी तालिबान शुरू कर देता। अफगानिस्तान में तो तालिबान का शासन है, तालिबान गोलाबारी शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान अभी यहाँ पर भी परेशान है, क्योंकि अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही तालिबान बहुत ही जोरदार हमला किया है इस एरिया पर, खैबर पख्तूनवा को लेकर। यहाँ टेंशन बना हुआ है इसका, बलूचिस्तान में जो हो रहा तो हो ही रहा है। यदि पाकिस्तान का भविष्य देखिए तो बलूचिस्तान तो आज निकल जाना ही जाना, जैसा बताएं कि 24 में जाए, 25 में जाए, 26 में जाए या 27 में जाए, इसको तो जाना ही जाना है। ये खैबर पख्तूनवा निश्चित रूप से इसको लेकर अफगानिस्तान आज नकल इसको कब्जा कर लेगा। जिस तालिबान को अमेरिका ने संभाल नहीं सका, उसको पाकिस्तान क्या संभाल नहीं सकेगा, है ना। ये गया।
सिंध तो खुद को आज़ाद करना हमेशा चाहता है, एक सिंध प्रदेश के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहता है। तो कुल मिला के एरिया क्या बच जाएगा? यही जो पंजाब का एरिया है, जो पंजाब का एरिया है वही पाकिस्तान के रूप में शेष रह जाएगा। इतना ही दूर पाकिस्तान रह पाएगा, यानी खुद ही अपना खंड खंड में टूट जाएगा, जो भारत के लिए निश्चित ही लाभदायक होगा, क्योंकि उसका दुश्मन मुल्क कमजोर होगा तो भारत के लिए लाभदायक होगा। तो आने वाले समय में जो हो देखेंगे हम लोग, लेकिन वर्तमान का यही घटनाक्रम है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी उसका एक झलक के रूप में हम लोग देखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।